I repeat my question. The session is going on based on amendment. Those who recently joined, please reconsider the question. A truck with overload. Good morning, Ram Ram. A truck with overload going through a road and being charged 200 toll charges and 300 overload penalty. यानी ओवरलोड टोल, या फिर आप ऐसे बोलिए ओवरलोड एक्स्ट्रा फीस. क्या इस ओवरलोड एक्स्ट्रा फीस पे जीएसटी लगेगा क्या? प्लीज फास्ट. एम आई ऑडिबल देयर? या तो आपकी वॉइस नहीं आ रही मेरे पास, या फिर मेरी वॉइस आपके पास नहीं जा रही है. होस्ट प्लीज़ इसको थोड़ा बताना यार. सब डिस्प्ले सही है और सबके पास आवाज़ें जा रही है. Since no voice, वहाँ से तो अभी राम राम आया था यार, तो यहाँ से अभी तक वॉइस पहुँची नहीं होगी. सेशन कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहले पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे अमेंडमेंट कवर हो जाए. सेकेंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाए. बीच बीच में आपको सेक्शंस याद कराने के कुछ ट्रिक्स है, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा. बीच बीच में कुछ चैप्टर्स के छोटे छोटे रिकैप लेके वो चैप्टर कैसे रिटेन किया जाए उस पर अपने बात करेंगे. इन दिस मैनर द सेशन इज़ डिवाइडेड इन सेवरल पार्ट्स. तो अभी पहला सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैंडल कर रहे हैं. मेरा पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई ट्रक ओवरलोड होके किसी ब्रिज से जा रही है और उससे टोल चार्जेस के अलावा ओवरलोडिंग की एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है, तो क्या उस ओवरलोडिंग एक्स्ट्रा फीस पे जीएसटी लगेगा? टोल पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन क्या ये जो एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है इस पे जीएसटी लगेगा? हेलो, ओके, ठीक है, बाय. ओके. एंड few persons replied in the chat box that it will be liable to GST sort of. and answer is नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इस ओवरलोड फीस पे भी जीएसटी लग जाए. क्यों? क्योंकि जब टोल पे जीएसटी नहीं लगती, यदि वहाँ से 1000 गाड़ियाँ जा रही है तो कोई 5-10 गाड़ियों में ओवरलोडिंग होगी.
यदि उस पर जीएसटी लेंगे तो फिर टॉल वालों को फिर से पूरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इट विल बी अनड्यू, जितना पैसा आएगा नहीं उससे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लग जाएगा। इसलिए बेटर यही है कि इसको भी जीएसटी में एग्जाम कर दिया जाए। एंड दैट व्हाट दे डिड, इस ओवरलोड एक्स्ट्रा फीस पे भी जीएसटी एग्जाम्प्टेड है। सो दिस विल नॉट बी लायबल टू जीएसटी आंसर्ड। अगला प्रश्न, एट्स अ ट्रांसपोर्टर पेड टू द गवर्नमेंट a license fee for grant of national permit to goods carriage rupees 35,000. Question is it liable to GST? चैटबॉट्स से अच्छा है कि आप वर्बली आंसर्स दो। मैं पीपीटी स्क्रीन पे हूँ, चैटबॉट्स बार बार देखना फिजिबल नहीं है, तो काइंडली आप लोग माइक ऑन करके भी आंसर्स दे सकते हो। तो क्या इस नेशनल परमिट फीस पे जीएसटी लगेगा? एंड आंसर इज नहीं। इस नेशनल परमिट लाइसेंस फी को भी इस साल एग्जेम्प्ट कर दिया गया। यू नो भाई कि अल्टीमेटली इस नेशनल परमिट फीस पे जीएसटी देगा कौन? क्योंकि ट्रक वाले तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, उन्हें लगता है कि उनकी तो ज़्यादातर सर्विसेज आरसीएम में फॉल करती है। तो व्हेन देयर सर्विसेज फॉल अंडर आरसीएम देन दे हैव नॉट गॉट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। एंड द गवर्नमेंट तो ऐसे भी अपनी सारी सर्विसेज को ऑलमोस्ट आरसीएम में डालते रखी है, तो दोनों ही आरसीएम वाले बंदे हैं, तो ऐसे में जीएसटी देगा कौन? तो बेटर ये रहा कि इसको जीएसटी से एग्जाम कर दो। वैसे भी लाइसेंसेस ज़्यादातर गवर्नमेंट के लाइसेंस तो एग्जाम्पन्स के कैटेगरी में आते ही है, इसको भी एग्जाम्पन्स दे दिया। आई होप ये अमेंडमेंट आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न आया, सर्विस टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन by way of mid-day meal scheme sponsored by Tata Group under corporate social responsibility scheme। तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिससे मिड डे मील प्रोवाइड कर रहे हैं हम, और उस मिड डे मील में जो मिड डे मील का जो भी स्पॉन्सरशिप है दैट इज़ पेड बाय टाटा ग्रुप अंडर CSR। आपसे पूछा जा रहा है क्या इस स्पॉन्सरशिप पे, इस पेमेंट पे जीएसटी लगेगा? टू वे कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। हाँ ना में जवाब दीजिए। यदि हाँ तो क्यों, ना तो क्यों। तो आज से कुछ मतलब आज से पिछले साल तक ये चीज़ क्लियर नहीं थी, क्योंकि एग्जाम्पशंस जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे ये बोला हुआ है कि मिड डे मील स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट इज एग्जाम्प्टेड। और गवर्नमेंट कितना मिड डे मील स्पॉन्सर करेगा? कई प्राइवेट एंटिटी भी मिड डे मील स्पॉन्सर करने में इंटरेस्टेड है, दे आर डूइंग। लेकिन इस स्पॉन्सरशिप पे जीएसटी लग जा रहा था। इन्होंने इसे क्लियर कर दिया कि मिड डे मील चाहे कोई कॉरपोरेट स्पॉन्सर करे चाहे गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे, बोथ विल बी एग्जाम्प्टेड। ये है वो स्लाइड जिसमें ये दिया हुआ है कि दिस इज द अमेंडमेंट पार्ट। सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ catering including any midday meal scheme sponsored by the central government, state government, union territory और corporate। यहाँ पे लोकल अथॉरिटी वर्ड नहीं है, ध्यान रखना आप। तो लोकल अथॉरिटी वैसे भी स्पॉन्सर नहीं करता, एजुकेशन उसके दायरे में आता ही नहीं है। फिर भी यदि एग्जाम्स में बेवजह टॉर्चर करने के लिए लोकल अथॉरिटी दिया जाए तो आप ध्यान रखना, लोकल अथॉरिटी इज टैक्सेबल, ओनली गवर्नमेंट और कॉरपोरेट इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज प्रोवाइडिंग फॉलोइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ। सर्विस नंबर 1, service by way of conduct of examination to the students for a fees of 23.5 lakh and service by way of authorization to a newly formed school for 1 crore। Comment on GST applicability। Waiting for your reply। क्या दोनों पे जीएसटी नहीं लगेगा? नॉट लायबल वालों।
क्या बोथ आर नॉट लायबल टू जीएसटी? देखो, एक है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और दूसरा है ऑथोराइजेशन। क्या दोनों एग्जाम्प्ट है? एंड आंसर इज both are exempt from GST. Both are exempt from GST. ये रिसेंट अमेंडमेंट आया है कि जो बोर्ड है दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज स्कूल, दैट ऑल्सो ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एंड देयरफॉर बोथ आर लायबल टू एग्जम्पशंस, एलिजिबल फॉर एग्जम्पशंस। अगले प्रश्न में आइए। इस बार थोड़ी सी ट्रैक चेंज है। इस बार सर्विस बोर्ड नहीं दे रहा, इस बार सर्विस आप दे रहे हो। यू आर एच लिमिटेड प्राइवेट एंटिटी एंड एच लिमिटेड प्रोवाइडेड टू CBSE following services by way of printing admit card for 3.76 lakh, printing of question paper 8.71 lakh, online test service 12.45 lakh, result publication service 9.34 lakh. If a private entity provides service to board, educational board, is it liable to GST? मुझे मालूम था कि आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी अमेंडमेंट क्लास अटेंड कर चुके हो, इसलिए मैंने अमेंडमेंट क्लास को डिफरेंट फॉर्मेट पे ला दिया। एक जन का आंसर है फर्स्ट वाला टैक्सेबल, रेस्ट आर एग्जाम्प्टेड। दूसरे का आंसर है रिजल्ट पब्लिश लायबल ओनली, ये शायद टैक्सेबल उनकी नज़र में। और कोई भानवी बलडोटा है जो ये बोल रहे हैं कि, या बोल रही है कि फ्यू टैक्सेबल फ्यू एग्जाम्प्टेड, एंड आंसर इज ऑल आर एग्जाम्प्टेड। ये चारों के चारों स्पेसिफिकली एग्जाम्पल दे के उन्होंने अपने अमेंडमेंट में डाला है, अपने एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में डाला है कि input service by the board in nature of printing admit card, printing of question paper, online test service, result publication etc. are exempted। तो इससे मैच करती हुई कोई और भी सर्विस हो तो वो भी एग्जाम्प्टेड है, क्योंकि ये चार जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, वो इंक्लूसिव लिस्ट है, वो एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। तो मिलती जुलती कोई और सर्विस भी आ जाए ना तो उसे भी आप एग्जाम्प्ट ही मानना। तो आप कोई प्राइवेट एंटिटी किसी एजुकेशनल बोर्ड को इस नेचर की सर्विसेज देगा तो दैट विल बी एग्जाम्प्ट और इस पे GST चार्ज नहीं होगा। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच लिमिटेड प्रोवाइडेड सर्विस बाय वे ऑफ मिड डे मील स्कीम टू एन आंगनवाड़ी ऑफ वडोदरा, कमेंट ऑन GST एप्लीकेबिलिटी। ये तो बहुत ही पॉपुलर अमेंडमेंट है कि आंगनवाड़ी को भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माना गया, इसलिए आंगनवाड़ी को भी कोई मिड डे मील स्कीम के तहत, चाहे वो कॉरपोरेट ही क्यों ना हो, आपने देखा कॉरपोरेट ये सर्विस दे रहा है, कॉरपोरेट ही क्यों ना हो, दैट विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशंस। लेट्स मूव अहेड। Anganwadi Educational Institute includes Anganwadis. Therefore, services of food to Anganwadi shall also be covered under exemptions, whether sponsored by government or through donation by corporate. तो फाइनली इनका भी मिड डे मील, आंगनवाड़ी का भी मिड डे मील एग्जाम्प्ट हुआ है वाया सर्कुलर, इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड। कोई एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन नहीं आया, ये क्लैरिफिकेशन आया कि डिपार्टमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आंगनवाड़ी को इंक्लूड करता है, इसलिए उससे रिलेटेड कोई मिड डे मील का प्रोविज़न है तो वो एग्जाम्प्टेड है। मुझे ये लगता है कि इन्हें सिर्फ इतना ही सर्कुलर लाना चाहिए था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूड्स आंगनवाड़ी, क्योंकि इन्होंने सर्कुलर में स्पेसिफिकली सिर्फ फूड टू आंगनवाड़ीज कवर किया है। क्वेश्चन ये आता है कि आंगनवाड़ी की सिक्योरिटी, आंगनवाड़ी की क्लीनिंग सर्विसेज,
क्या वो सब भी एग्जाम्प्ट होगी क्या? क्योंकि सर्कुलर तो स्पेसिफिकली सिर्फ फूड टू आंगनवाड़ी के बारे में कह रहा है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्प्टेड। बट द क्वेश्चन अराइज, क्या आंगनवाड़ी का सिक्योरिटी सर्विस या आंगनवाड़ी का क्लीनिंग सर्विस भी एग्जाम्प्ट होगा क्या? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। स्टूडेंट पूछ रहे पीपीटी मिलेगी हमको। अरे भैया मैं रख के क्या करूँगा, तुम्हें दे दूंगा ना यार। पहले अभी सारा फोकस पढ़ाई पे लगाओ ना यार, कहाँ चले जाते हो बीच बीच में। हम लोग पीपीटी रख के क्या करेंगे? ओके, तो आपने देखा सर्कुलर बनाने वाले भी कई बार मिस्टेक कर जाते हैं। इतना बड़ा सर्कुलर क्यों बनाया राम जाने, सिर्फ इतना लिख देता कि आंगनवाड़ी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रेस्ट हम लोग अपने आप इंटरप्रेट कर लेते। ये ज़्यादा लिखना भी कई बार खतरनाक हो जाता है। देखो यहाँ पे ज़्यादा देते गड़बड़ कर दिया, ठीक है ना। लेकिन ये तो यहाँ से मुझे मालूम पड़ गया कि ये सर्कुलर है। सर्कुलर है के कारण ये एकदम क्लियर है कि ये कोई नोटिफिकेशन तो है नहीं, ये कोई लॉ तो है नहीं, ये तो एक इंटरप्रिटेशन है। और इंटरप्रिटेशन बाय बोर्ड ये बोल रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूड्स आंगनवाड़ी, तो बस ठीक है। फिर तो सारे के सारे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो जो एग्जाम्पशंस है वो सब आंगनवाड़ी को भी अवेलेबल होगी, चाहे वो सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, क्लीनिंग हो या मिड डे मील स्पॉन्सरशिप हो। तो ये बहुत कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर्कुलर है कि नोटिफिकेशन है। यदि यहाँ पे नोटिफिकेशन होता ना तो ये सिर्फ एंड सिर्फ फूड वाला ही एग्जाम्प्ट होता, क्योंकि फिर ये लॉ बन जाता। और इफ़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉ तब तो फिर जो लॉ में बोला हुआ बस वही एग्जाम्प्टेड है, रेस्ट आर नॉट एग्जाम्प्टेड। तो ये बहुत बड़ा डिबेटेबल एरिया हो जाता है। लेकिन ये सर्कुलर है तो भैया चलता है। सर्कुलर तो इंटरप्रिटेशन है, और इंटरप्रिटेशन में आप मान ही रहे हो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूड्स आंगनवाड़ी, तो बात खत्म। आई होप दिस इज एडेड टू योर नॉलेज। अगले प्रश्न में आते हैं, सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस बाय एक्स लिमिटेड based on a contractual arrangement with St. Xavier College in the college campus. Total revenue generated for the month is 92 lakh. Find GST liability. तो आप एक प्राइवेट एंटिटी हो जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हो एक कॉलेज से, और उस कॉलेज से कॉन्ट्रैक्ट के तहत वहाँ पे आप फूड एंड बेवरेजेस सप्लाई करते हो। तो प्रश्न आ रहा है कि क्या ये फूड एंड बेवरेजेस की सप्लाई पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? वेटिंग फॉर योर आंसर। अंकित इज सेइंग टैक्सेबल, अंशुल चौधरी इज सेइंग यस इट इज टैक्सेबल, आयुषी झाला टैक्सेबल। ओके ओके, क्या बात है, नाइस। सभी का आंसर राइट है। और आंसर इज, यदि ये फूड एंड बेवरेजेज कॉलेज डायरेक्टली अपने स्टूडेंट्स को देता तो ये हो जाता एग्जाम्प्टेड। लेकिन यहाँ पे एक प्राइवेट एंटिटी कॉलेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके ये सर्विसेज दे रही है, तो अल्टीमेटली दिस विल बी लायबल टू जीएसटी, एंड आंसर इज यस इट इज टैक्सेबल। नेक्स्ट, संजय मुंद्रा प्रोवाइडेड जीएसटी ट्रेनिंग services to a set of students under the scheme of scholarship for students with disabilities. तो कुछ एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्हें क्लासेस कराई जा रही है, हमें पेमेंट देगा गवर्नमेंट और हम वहाँ पे जाके क्लासेस करा रहे हैं। और कौन सी स्कीम के तहत वो प्रोग्राम चल रहा है? तो प्रोग्राम चल रहा है स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। अब ये जो प्रोग्राम चल रहा है, सपोज इस प्रोग्राम में 100% कॉस्ट बॉन्ड बाय द गवर्नमेंट, तो क्या होगा? 75% कॉस्ट बॉन्ड बाय द गवर्नमेंट, 25% कोई प्राइवेट ट्रस्ट खर्च कर रही है, 51% कॉस्ट बॉन्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी 51% गवर्नमेंट दे रही है, 49% कोई प्राइवेट एंटिटी दे रही है, और 48% कॉस्ट बॉन्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब 52% कोई
प्राइवेट ट्रस्ट या प्राइवेट एंटिटी खर्च बेयर कर रही है। ऐसे में प्रश्न आता है कि क्या इस पे जीएसटी लगेगा? लगेगा तो कौन से केस में? ए, बी, सी, डी, कौन से केस में? विच वन इज टैक्सेबल? Niyati Shah is saying first two exempt, rest two taxable. Swati is saying 75% or more borne by the government, then it is exempted, rest is taxable. भवानी पता नहीं क्या बोल रही है, भानवी, okay. All of them are exempt. अंसुई चौधरी, नहीं अंसुई मैडम, all तो exempt नहीं है. Waiting. ऑल तो एग्जाम्प्टेड नहीं भाई. इस तरह के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे कोई डेटा आता है और आप उन्हें उस डेटा में नचाने का बहुत मज़ा आता है. तो इस तरह के जो भी अमेंडमेंट है ना, आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो इंस्टीट्यूट के रडार पे ज़्यादा रहता है. तो आंसर इज 75% और अबव. यदि इस स्कीम का खर्च गवर्नमेंट बेयर कर रही है तो ये एग्जाम्प्ट है, और 75% से कम यदि गवर्नमेंट बेयर कर रही है तो दिस विल बी टैक्सेबल. पहले 100% था, अब इसको इन्होंने रिड्यूस करके 75% किया है. तो आंसर इज इफ 100% कॉस्ट बॉन्ड बाय द गवर्नमेंट देन एग्जाम्प्ट, 75% कॉस्ट बॉन्ड बाय द गवर्नमेंट देन ऑल्सो एग्जाम्प्ट, परंतु 51% कॉस्ट बॉन्ड बाय द गवर्नमेंट तो मुंद्रा जी जीएसटी लग जाएगी. बात क्लियर? Service provided by any institution, NGO under the central scheme of scholarship for students with disability, where 75% of total expenditure is borne by the government, is covered under entry number 72 and hence exempt from GST. 75% of total expenditure is borne by the government. आगे बढ़ूं. Mr. A, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी हैज़ बिन कैंसिल. मतलब ए भाई साहब का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया ऑन 7/7/21. ही अप्लाइड फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑन 22/7/21. प्रॉपर ऑफिसर डिनाइड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑन द ग्राउंड दैट आधार ऑथेंटिकेशन हैज़ नॉट बीन डन. Comment on validity of action of the proper officer. 7/7/21 को रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ. ही अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन या रिवोकेशन के लिए ऑन 22/7/21. PO denied revocation of cancellation on the ground that Aadhaar authentication has not been done. कमेंट ऑन वैलिडिटी ऑफ एक्शन ऑफ पीओ. चैट बॉक्स में आप ये बताइए, या क्या ये पीओ का एक्शन सही है कि गलत है? whether PO has done good or bad. PO is good, PO is bad. Swati, no, it is allowed. Or PO's action is invalid, you want to say. PO का action गलत है. Okay. Okay. खासियत ये ना कि बंदे ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के 30 डेज के अंदर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर ये बोल रहा है कि ये रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन नहीं हो सकता क्योंकि आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है. प्रश्न आ रहा है कि क्या पीओ का एक्शन जस्टिफाइड या नॉट जस्टिफाइड. मेजॉरिटी ने कोई आंसर ही नहीं दिया, और जिन बच्चों ने आंसर दिया उनका भी रॉन्ग हो गया. इस साल ये क्लैरिफिकेशन आ गया कि कोई भी कैंसिलेशन फॉर रिवोकेशन या रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी यदि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है तो. यानी कोई भी रिस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन. एनी रिस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी डन विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन. जो गलतियां हमने कर दी वो कर दी, अब रजिस्ट्रेशन आधार ऑथेंटिकेशन के बिना ना, खास करके रिस्टोरेशन तो एकदम ना.
Restoration of cancelled registration cannot be done if Aadhaar authentication has not been done. आगे बढ़ते हैं. Mr. A, registration under GST has been cancelled on 7/7/20. He decided to apply for revocation of cancellation on 22/8/21. Can he do so? Can he do so? जो इस क्लास को वीडियो में देख रहे हैं और जो इस पॉज से परेशान है, ये बीच बीच में पॉज आता है, स्टूडेंट्स का आंसर का वेट किया जाता है, इट कंज्यूम्स टाइम. मैं आपको बस इतना सही बोलूँगा कि ये जो पॉज है इसी में आपका दिमाग चल रहा है और यही बहुत इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को देख पा रहे हैं कि कोई यस बोल रहा है, कोई नो बोल रहा है. आप अप्लाई करोगे अपना दिमाग तो दिमाग खुलेगा. इसलिए प्लीज़ अप्लाई करिए, अटेम्प्ट ज़रूर करिए और सिंसियर अटेम्प्ट करिए. और यदि आपको लगता है यस मैंने आंसर दे दिया, मेरी टाइम वेस्ट हो रही है, तो देखो टाइम कभी वेस्ट नहीं होती. आपको यस के बाद अभी इमीडिएट आंसर्स फ्रेम करना अपने दिमाग में कि हाउ विल यू प्रेजेंट योर आंसर. ऑब्वियसली एग्ज़ाम में यस या नो आंसर्स नहीं होते. एग्ज़ाम्स में आपको क्या आगे लिखना है ये आप अभी फ्रेम कर सकते हो अपने दिमाग में. तो यस और नो लिखने के बाद यदि आपकी टाइम बर्बाद हो रही है तो आप अभी अगला लाइन का आंसर सोच लीजिए, मतलब क्या इसके बाद लिखने वाले हैं. तो मेरे यहाँ पे रिस्पॉन्ड बहुत ही मिथ्स आया. कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ और कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना. एंड आंसर इज, ये कहाँ से आ गया? रोहन जैन, आफ्टर फाइलिंग ऑफ अ रिटर्न देन ही कैन अप्लाई. शाहनवाज कुछ हिंट्स दे रहा है कि एक्सटेंशन मिल गया है. नाइस. तो भाई नॉर्मली तो रजिस्ट्रेशन यदि एक बार कैंसिल हो जाए तो 30 डेज के अंदर आपको रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है. परंतु इन दिनों में गवर्नमेंट ने एक चेंज ला दिया कि 30 डेज की टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकती है. द एडिशनल कमिश्नर और द जॉइंट कमिश्नर एज द केस में बी कैन एक्सटेंड इट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज एंड द कमिश्नर कैन फर्दर एक्सटेंड इट by a period for a period 30 days. यानी नॉर्मली 30 डेज की टाइम है. 30 डेज में नहीं हो जाए तो आप जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को अप्लाई करके 30 डेज का एक्सटेंशन और ले सकते हैं, मतलब 60 डेज हो गए. और यदि 60 डेज में भी आपका एप्लीकेशन नहीं हुआ तो आप कमिश्नर को अप्लाई करके फिर से इसको 30 डेज के लिए एक्सटेंशन ले सकते हैं. तो ऑल टुगेदर 90 डेज के अंदर विथ एक्सटेंशन यू कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन. हमारे गिवन क्वेश्चन में 7/7/21 को रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था. हम लोग सिर्फ 30 दिन से 6-7 दिन डिले है. तो जॉइंट कमिश्नर की अप्रूवल से या एडिशनल कमिश्नर की अप्रूवल से हम रजिस्ट्रेशन के रिस्टोरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो आंसर इज यस, ही कैन डू. फॉर दिस पर्पज यू नीड टू अप्लाई टू जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर. इसका उत्तर दीजिए आप. H Limited has following turnover details. Considering them, advise him whether he need to issue e-invoice. ये उनके टर्नओवर की डिटेल्स है. आपको बताना है कि उसे ई-इनवॉइस इशू करना है या नहीं करना है. अंशी बोल रही नो. स्वाति यस. मीट बोल रहे हैं यस. ओके, मेजोरिटी बोल रही है यस, कुछ बच्चे नो में भी है. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. तो ई इनवॉइस उन सबको इशू करना पड़ेगा जिनका 17-18 ऑनवर्ड्स कभी भी आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर हुआ तो आपके लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी है. ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है फॉर मे. नवंबर तक जाते जाते प्रोविज़न चेंज हो जाएगा क्योंकि अभी रिसेंटली 1 अप्रैल को ये अमेंडमेंट आ गया है कि अब ई इनवॉइस 20 CR के ऊपर देना पड़ेगा. तो 20 CR के ऊपर वाले प्रोविजंस को कंसिडर करें जो कि इस मे के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नवंबर के लिए एप्लीकेबल है. उनके लिए तो भैया ई इनवॉइस देना ही पड़ेगा.
लेकिन यदि अपने मेथ लिए भी कंसिडर करें तो 50 CR की जो लिमिट है वो ऐसे है, एनी ऑफ द ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे 18-19 में आपका टर्नओवर 50 CR के ऊपर हो चुका है, देयरफॉर आपको ई इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। आई होप ये प्रोविजन अब आपको बेटर क्लियर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, a government department has a turnover of 113 CR in the preceding year. Does it need to issue invoice? मीत साहब 20 CR आप भूल जाइए। आप यदि नवंबर में एग्जाम दे रहे ना, सॉरी, अब यदि आप मई में एग्जाम दे रहे तो 20 CR आप मत माथापच्ची करिए, आप उस समय माथापच्ची करिए 50 CR, ठीक है ना। और 50 CR की जो मेरा जो मेन क्वेश्चन का जो पॉइंट था ना वो ये था कि 17-18 ऑनवर्ड्स कभी भी। चलो यहाँ पे सब बच्चों का आंसर आ रहा है नो नो, लेकिन मीत साहब बोल रहे यस, उन्हें भी देना पड़ेगा। ओहो ओहो, नो यस नॉट एप्लीकेबल, यस, ओके। एंड आंसर इज, एक छोटा सा अमेंडमेंट इस साल और आया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी को ई इनवॉइस नहीं इशू करना। लिटरली ई इनवॉइस के पीछे जो रैशनैलिटी है वो ये है कि जो टैक्स की थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करते हैं, इनवॉइस इशू करने के बाद फिर कुछ माथापच्ची करके फर्जी इनवॉइस बना के या इनवॉइस दिखाना है नहीं दिखाना ये बाद में कंसिडर करते हैं। पहले पार्टी को इनवॉइस देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि इनवॉइस दिखाना है कि नहीं दिखाना। तो यदि आपको टाइम मिल जाएगी तो दिमाग खुरापती में जाएगा, इसलिए डिपार्टमेंट आपको टाइम देना ही नहीं चाहता। डिपार्टमेंट चाहता है कि जैसे ही आप इनवॉइस इशू करें वो हाथों हाथ GSTR1 में अपलोड हो जाए। इसलिए डिपार्टमेंट ने ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट लाया है। ई इनवॉइस में आप यहाँ पे अपलोड किए, आपने यहाँ पे पार्टी को इनवॉइस दिया और यहाँ पे आपका इनवॉइस GSTR1 पोर्टल में अपलोड हो गया। सामने वाले पार्टी को GSTR2A में क्रेडिट नज़र आने लग गई। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ ई इनवॉइस, ताकि कोई टैक्स का चोर इनवॉइस इशू करने के बाद आगे कुछ फर्दर स्कैम प्लान ना करे। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसा क्यों करेगा? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो इस जेब से उस जेब में पैसा जाना है, इसलिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर ई इनवॉइस का प्रोविज़न हटा दिया गया। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी इन दोनों को ई इनवॉइस इशू नहीं करना है, ये इस साल का एग्जम्पशंस है, रिलैक्सेशन है। अगला प्रश्न है, अ ट्रांसपोर्टर इज कैरिंग QR कोड ऑफ इनवॉइस इंस्टेड ऑफ इनवॉइस। मतलब बंदा इनवॉइस ही लेते नहीं जा रहा है, सिर्फ QR कोड लेते जा रहा है वाइल ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। कमेंट ऑन इट्स वैलिडिटी। कमेंट ऑन इट्स वैलिडिटी। ऑल आर सेइंग वैलिड, ऑल आर सेइंग वैलिड एंड आंसर इट। क्वेश्चन चेंज करता हूँ। आप ये बताइए कि यदि ट्रांसपोर्टर B2B इनवॉइस का QR कोड लेके जा रहा है तो क्या होगा, और B2C इनवॉइस का QR कोड लेते जा रहा है तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टर B2B में QR कोड लेते जा रहा है तो व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट, और B2C का QR कोड लेते जा रहा है तो क्या ट्रीटमेंट? विल योर आंसर डिफर इफ इट इज B2C इनवॉइस? नहीं, अलाउड तो है ही, मैं पूछ रहा हूँ क्या दोनों में अलाउड है? सर थ्योरी मत बताओ, मैडम लोग थ्योरी मत बताओ आप लोग। B2C इनवॉइस में QR कोड मैंडेटरी है इफ द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 500 CR। मैं ये बात ही नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टर QR कोड लेते जा रहा है। QR कोड लेते जा रहा है मतलब पार्टी ने QR कोड बनाया तभी तो लेते जा रहा है। अब वो सिर्फ QR कोड लेते जा रहा है B2C इनवॉइस का। एंड आंसर इज, लॉ ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है उसमें सिर्फ इतना ही बोला है कि ट्रांसपोर्टर इज कैरिंग QR कोड ऑफ इनवॉइस इंस्टेड ऑफ इनवॉइस। तो यदि उस QR कोड में इनवॉइस की सारी डिटेल्स है तो फिर वो QR कोड सफिशिएंट है। ऑब्वियसली QR कोड में इनवॉइस की सारी डिटेल्स रहेगी,
पार्टी का GSTN, आपका GSTN और आपका एड्रेस और गुड्स की डिटेल और अमाउंट एंड GST सारी डिटेल रहनी है। तो यदि QR कोड में सारी इन्वॉइस की डिटेल्स हैं तो दैट QR कोड इज सफिशिएंट। शाहनवाज ने ठीक ही बोला, डिजिटल इंडिया, हमें QR कोड से काम चल जाएगा। ट्रांसपोर्टर नीड नॉट टू कैरी, नीड नॉट टू आना चाहिए, डू आ गया। ट्रांसपोर्टर नीड नॉट टू कैरी इनवॉइस, ओनली QR कोड इज सफिश। अगले प्रश्न आ रहे हैं। फॉलोइंग पर्सन फाइल्ड रिटर्न फॉर अप्रैल 21 on 20th August 22. A Limited having turnover of 30 CR, B Private Limited having turnover of 4 CR, C Partnership Firm having turnover of 1 CR, H is going to file a nil return having turnover of 9 CR. What late fees are they liable to pay? अप्रैल 21 का रिटर्न वो 20th अगस्त 22 को फाइल करने जा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये 12 और 4 16 महीने की डिले हो चुकी है। 16 महीने मतलब अप्रॉक्सीमेटली 400-500 दिन की डिले हो चुकी है। 400-500 दिन की डिले मतलब अच्छी तरह से डिले हो चुकी है। आपसे पूछा जा रहा है इन्हें क्या लेट फीस देनी पड़ेगी। अंशुल चौधरी, मैडम क्या सबका आंसर 10,000 है क्या? अंशुल सॉरी, क्या अंशुल सभी का 10,000 आंसर हो गया क्या आपका? 4 केसेस है मेरे पास। ए लिमिटेड जिसका टर्नओवर 30 CR है, बी प्राइवेट लिमिटेड टर्नओवर 4 CR है। क्या आपका आंसर सभी का 10,000 है क्या? इतना भी शॉर्ट मत लिखिए, थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखिए। वेट इन। बड़े सुमड़े टाइप के हो यार, बड़े धीरे धीरे आंसर देता, तो टाइपिंग स्पीड धीरे है कि पता नहीं क्या है। 100 पर डे और 10,000 वेल, क्या बात है भाई, आपको आंसर नहीं पता? आपने अमेंडमेंट नहीं पढ़ा? इतना अच्छा सा परफॉर्म कर रहे थे इतनी देर तक, अभी यहाँ पे आपने गड़बड़ कैसे कर दी? फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। एंड आंसर वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन आप लोग का आंसर नहीं आया। शायद ये अमेंडमेंट आप लोग का अभी तक क्लियर नहीं था, शायद आपने इसको लाइटली ले लिया, शायद आपने ऐसा सोचा कि इम्पोर्टेंट नहीं है। अनिकेत सर बोल रहे हैं कि टर्नओवर अप टू 1.5 CR मैक्सिमम 1000, टर्नओवर फ्रॉम मोर देन 1.5 CR टू 5 CR 2500। अनिकेत, आर यू श्योर अबाउट दिस आंसर? और यदि आप इसको कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो तो, बिकॉज ये आंसर थोड़ा सा तो रॉन्ग है। थोड़ा सा तो आंसर रॉन्ग है अनिकेत, आपको नॉलेज है लेकिन आपका आंसर जला दिया रॉन्ग और आपको मार्क्स मिलेंगे 0। ओके चलो मैं अनिकेत की बात को आगे कैरी करूं। ये टर्नओवर बेस्ड लेट फीस को इस बार रीडिफाइन किया गया है। पहले ये था कि 10,000 मैक्सिमम लेट फीस लगती थी, अब इन्होंने देखा कि 10,000 अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि एक रिटर्न रॉन्ग भरते हैं ना तो आगे के सारे रिटर्न लेट हो जाते हैं। एक रिटर्न लेट भर दिया तो सारे रिटर्न लेट हो गए। जैसे इन भाई साहब के साथ क्या हुआ होगा, इन्होंने यदि अप्रैल 21 का रिटर्न नहीं भरा है तो ऑब्वियसली मई का भी लेट है, जून का भी लेट है, जुलाई का भी लेट है, अगस्त का भी लेट है। तो यदि हर महीने के रिटर्न लेट के लिए 10-10 हज़ार की पेनल्टी लगाते जाएंगे तो अभी तो इनके बहुत रिटर्न लेट है और लाखों में इनकी पेनल्टी लग जाएगी। इसलिए लॉ ने इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया। लॉ ने बोला
यदि आपका नील रिटर्न है, जैसा कि हम लोग ने देखा ये पॉइंट नंबर मिस्टर एक्स में, इनका नील रिटर्न है, तो आपकी लेट फीस लगेगी सिर्फ 250, ओनली 250, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। देखो यहाँ पे टर्नओवर क्राइटेरिया है, लेकिन टर्नओवर से मतलब नहीं है। यदि आपका नील रिटर्न है तो लेट फीस विल बी जस्ट 250, परंतु 250 अंडर CGST एक्ट एंड 250 अंडर SGST एक्ट, यही अनिकेत मैं आपको समझाना चाह रहा था। देन द लेट फीस विल बी 500। वैसे सी पार्टनरशिप का टर्नओवर 1 करोड़ है, तो इन्होंने लेट फीस का प्रोविजन इस तरीके से रखा है, यदि आपका टर्नओवर 1.5 CR तक है, 1.5 CR तक का लास्ट ईयर का टर्नओवर है और नील रिटर्न नहीं है, तो फिर आपकी लेट फीस हो जाएगी 1000 रुपये। ये 1000 रुपये CGST का, 1000 रुपये SGST का, मतलब 2000 रुपये। वैसे यदि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 CR के अंदर है तो आपकी लेट फीस हो जा रही है 2500 रुपये, लेकिन 2500 रुपये CGST एक्ट और 2500 SGST एक्ट, और उसके बाद आपकी लेट फीस हो जा रही है 5000, 5000 CGST एक्ट, 5000 SGST एक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया निकेत कि आप किस तरह की मिस्टेक कर रहे थे। आप मिस्टेक कर रहे थे कि आपने सिर्फ 8 लॉ का आंसर दिया, आंसर आपको लिखना था 1000 + 1000, तो ये बेटर आंसर होता। Anyhow, I hope you enjoyed this. बड़े ही सुमड़े हो, ऐसे सुमड़े बच्चों को पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये है आपकी वो लेट फीस का चार्ट। देखिए, यदि आपका टर्नओवर अप टू 1.5 CR है तो 1000 + 1000 यानी 2000 रुपये हो जा रहा है। यदि आपका टर्नओवर 1.5 CR से 5 CR है तो ये 2500 + 2500 5000 हो जाता है, और यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो ये 5000 + 5000 10,000 हो जाता है। और लेट फीस नील रिटर्न के लिए 250 + 250 500 हो जाती है। आई होप ऑल क्लियर। An Indian ship got MRO. MRO means maintenance, repair and overall service from a foreign port. Shall it be taxable in India? हमारा इंडियन शिप फॉरेन कंट्री गया, वहाँ पे उसे कुछ रिपेयर या मेंटेनेंस या ओवरऑल की सर्विस चाहिए थी, तो वहाँ पे जाकर उन्होंने वो सर्विस ले ली। Shall it be taxable? स्वाति जी कंप्लीट आंसर दो। यस लिखने के बाद आगे भी लिखने की प्लानिंग करो। यदि आपको एग्जाम्स क्रैक करने हैं तो आंसर यस और नो में नहीं हो सकते। यस लिख लिया, नाइस। उसके बाद आपको आगे ज़रूर प्लान करना चाहिए कि मैं आगे क्या लिखने वाले हूँ, कि हम आगे क्या लिखने वाले हैं, ये आपको बहुत अच्छे से प्लान करना चाहिए। यस और नो में आंसर नहीं हो सकता। Ayushi says liable to GST at RCM, payable under RCM. Nice. And answer is yes, it is taxable. Place of supply का एक छोटा सा अमेंडमेंट है, और प्लेस ऑफ सप्लाई में ये बोला गया कि इस तरह की सर्विसेज में द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। सिंस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, देयरफॉर द इंडियन शिप यानी इंडियन रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे GST. That means it will be treated as import of service and that is subject to GST. तो इंडियन शिप फॉरेन में जाके अपनी सर्विस लेके आया है, लेकिन सर्विस तो फॉरेन में प्रोवाइड की जा रही है, इंडिया में तो प्रोवाइड की नहीं जा रही। सर्विस इंडिया में आई नहीं, लेकिन रेसिपिएंट सिंस फॉरेन जाके सर्विस लिया तो इसको प्लेस ऑफ सप्लाई बोल दिया जाएगा। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मतलब इंडिया, टैक्सेबल टेरिटरी इज द प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, हैंस इट इज सब्जेक्ट टू GST एज इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। सही बताया आपने, RCM पे GST देना पड़ेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ B2B सप्लाई ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ शिप्स एंड अदर वेसल्स, their engines and other components or parts supplied to a person for use in the course of furtherance of business shall be the location of the recipient of service. By virtue of this notification, if an Indian shipping company has received फलाना फलाना सर्विस तो उस पर RCM लगेगा। आई होप अमेंडमेंट क्लियर है।
ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी इंसाइट और देना चाहूँगा। आप देखो यहाँ पे क्या है, नोटिफिकेशन है कि ये सर्कुलर है? चेक इट, ये नोटिफिकेशन है कि सर्कुलर है? सर नोटिफिकेशन है। यदि नोटिफिकेशन है तो मेरा प्रश्न ये है कि यदि यहाँ पे मैं शिप की जगह एयरक्राफ्ट कर दूँ तो आपके आंसर में क्या विविधता आएगी? यदि मैं शिप की जगह एयरक्राफ्ट कर दूँ तो आप क्या सोचेंगे? स्वाति राठौड़ बोल रही है ऑल सेम सर, क्या शिप और क्या एयरक्राफ्ट, सब बराबर है। मेरा प्रश्न है शिप की जगह मैं एयरक्राफ्ट कर दूं तो आपके सोचने में क्या अंतर आएगा? स्वाति जी बोल रही है बिकॉज अर्लियर ऑल्सो सेम अमेंडमेंट गिवन। बस एक जन, स्वाति के अलावा नो वन। वंस फार्मा एंड एयरक्राफ्ट सेम अप्लाई। Anyone else? Anyone else? एंड आंसर इज, यदि हम लोग इसको लिटरली पढ़े तो इसका आंसर ये आ रहा है कि नोटिफिकेशन इज स्पेसिफिक, और नोटिफिकेशन में यदि शिप के बारे में बोला हुआ है तो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू शिप। यही अंतर है नोटिफिकेशन को रीड करने में और सर्कुलर को रीड करने में। सर्कुलर को जब हम लोग रीड करते हैं तो हम लोग समझते हैं कि ये इंटरप्रिटेशन है, तो हम लोग इसका आजू बाजू को भी वैसे इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन जब नोटिफिकेशन को हम लोग पढ़ते हैं तो उसको सिर्फ नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ वही पढ़ते हैं। परंतु इस रिगार्ड में स्वाति इज करेक्ट, ऐसा अमेंडमेंट पहले भी आया हुआ है, एयरक्राफ्ट को पहले कवर किया हुआ था, नाउ दे हैव ऑल्सो कवर्ड शिप। तो आज से डेट में इंडियन शिप या इंडियन एयरक्राफ्ट दोनों में से कोई भी फॉरेन में जाते कोई सर्विस लेता है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज इम्पोर्ट एंड दैट विल बी सब्जेक्ट टू GST अंडर RCA। हु डज नॉट नीड टू इशू इनवॉइस? बेसिकली who does not need to issue e-invoice? e-invoice किन्हें इशू नहीं करना, तो ये पॉइंट तो बहुत पुराना है, आप सबको पता ही है ऑलरेडी। लेकिन इस साल इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी ऐड हुआ, इसलिए मैंने इसको एक अलग से बता दिया कि एग्जाम में हो सकता है 2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको ध्यान रखना है कि इन लोगों को e-invoice इशू नहीं करना। नंबर 1 SEZ यूनिट, ये तो नॉर्मली एक्सपोर्ट ही करने वाला है। इंश्योरर और बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC, इनके सारे काम ऐसे भी ट्रांसपेरेंट है। ZTA सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड इन गुड्स कैरेज, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, पर्सन सप्लाइंग बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन अ मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, ध्यान रखिएगा मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले, और कोई नहीं। Said notification has been amended to exempt government department and local authority also। ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज PSUs, यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट से PSU को इशू करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एग्जाम किया गया है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इसमें रिलैक्स किया गया है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को नहीं, फ्रॉम द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ e-invoicing। आई होप सब क्लियर। ओनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। अगले प्रश्न में आते हैं। Mr. A, a registered person paying tax under regular scheme in Delhi, has not filed GSTR1 for last 2 months. Mr. B, Haryana, a regular return filer, want to generate an e-way bill for goods to be supplied to Mr. A. Can he do so? Can he do so? A कोई भाई साहब है, उन्होंने अपने GSTR1 को फाइल नहीं किया लास्ट 2 महीने से। अब वो माल खरीद रहे हैं मिस्टर बी ऑफ हरियाणा से, तो मिस्टर बी को ई-वे बिल जनरेट करना है,
क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ओह ओह, because of 2 continued GST are not filed. Hardik, unless the GST of Mr. A is not suspended. हार्दिक, आपने यस के आगे कुछ और लिखा, आई एम हैप्पी, परंतु ये देखो आपने लिखा तो आपको मालूम पड़ा कि यस के आगे आपने जो कंटेंट लिखा है ना, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यस के आगे जो कंटेंट मेन है ना वो आपने लिखा नहीं है। और जिनका नाम यश खंडेलवाल है वो सिर्फ यस लिख के बैठ गया है, यस ही कैन डू सो। आगे लिखिए सर, आगे यस के बाद क्या, थिंक अबाउट यस के बाद क्या। तो जो भी यस या नो लिख रहे हैं या यस या नो के बाद एक पॉज आ जा रहा है वीडियो में, वो ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपको यस के बाद क्या लिखना है या नो के बाद क्या लिखना है, क्योंकि मार्क्स तो उसके ऊपर है, रीजनिंग्स पे। ओके, अंशुल, आपका आंसर सरप्राइजिंगली रॉन्ग हो गया। ऐसे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन अभी आपने रॉन्ग उत्तर दे दिया। नाइस। एंड आंसर इज, इस साल का, अरे क्या स्वाति जी आप क्या लिख रहे हो अभी आप, नहीं एकदम ऑफ ट्रैक हो आप। एंड इस साल का एक छोटा सा अमेंडमेंट आया, क्लैरिफिकेशन आया कि ये बात तो पहले से ही पता है कि यदि आप GSTR 1 नहीं भरेंगे तो आपका ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। ई-वे बिल ब्लॉक तो हो जाएगा, परंतु ई-वे बिल ब्लॉक करने से आपका न माल आ पाएगा न जा पाएगा। लॉ ने समझा कि जो इनको माल बेच रहे हैं, उन लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपना सारा रिटर्न भरा हुआ है। जैसे इस केस में मिस्टर ए ने अपना 2 रिटर्न नहीं भरा, लेकिन मिस्टर बी ने तो अपने सारे रिटर्न भरे हैं। अच्छा, यदि इसको ब्लॉक कर देते हैं तो नुकसान ए को हो रहा है कि बी को हो रहा है? ज़्यादा नुकसान बी को हो रहा है, क्योंकि बी इज़ द सप्लायर, बी की सेल है। तो बी बोलेगा भाई मेरी क्या गलती, मैंने तो रिटर्न भरा है, मेरे को तो ई-वे बिल जनरेट करने दो, मेरी सेल को क्यों मार रहे हो? तो लॉ ने बोला ठीक है, ये बात सही है, सप्लायर अपना ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। तो यदि आप लास्ट 2 मंथ का GSTR 1 नहीं भरते हो तो ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा, परंतु सिर्फ आपकी आउटवर्ड सप्लाई के लिए। ये मुझे चाहिए था यस के आगे। ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा ओनली फॉर योर आउटवर्ड सप्लाई, आपकी इनवर्ड सप्लाई पे ई-वे बिल ब्लॉक नहीं होगा। यानी आप माल परचेज कर सकते हो, माल बेच नहीं सकते। आई होप क्लियर, आई होप क्लियर। There will be no more restriction in generating e-way bill, as Mr. B, who is making outward movement of goods, is a regular return filer. Mr. A wants to generate on e-way bill in respect of an outward supply of goods to Mr. H, so e-way bill generation is blocked in this case, as it is an outward movement of goods of Mr. A, who has not filed GSTR 1 for past 2 months. ऐसा नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर कर दिया गया। तो सिर्फ आउटवर्ड मूवमेंट पे ब्लॉक है। ए भाई साहब माल बेचेंगे तो ब्लॉक है, ए भाई साहब माल परचेज करेंगे तो ब्लॉक नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है, डज फॉलोइंग पर्सन नीड टू फाइल एनुअल रिटर्न? ये एनुअल रिटर्न का प्रोविजंस आपको ऑलरेडी आता ही होगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ कि आप सबको पता है एनुअल रिटर्न अब सेल्फ रिटर्न में आ गया है। पहले CA-CMA की सपोर्ट चाहिए थी, CA-CMA की ऑडिट रिपोर्ट चाहिए होती थी, परंतु अब CA-CMA की ऑडिट रिपोर्ट नहीं चाहिए। और दूसरा, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू ऑडिटेड है, उन्हें भी अब CA रिपोर्ट नहीं चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मिस्टर ए, अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम इन दिल्ली। अरे ये तो भाई क्वेश्चन आ गया भाई, चलो ठीक है, आइए इसमें आइए। ए लिमिटेड मेड एन एक्सपोर्ट वाया सी रूट एंड वेसल्स डिपार्टेड ऑन 7/7/19. He filed a refund application in prescribed form on 2/7/21.
Department communicated deficiency to him in his application on 1/8/21, and he rectified deficiencies and filed rectified return rectifying those defects on 3/8/21. PO denied his refund claim on the ground that when defects are rectified, then only a valid refund application is deemed to be filed. Hence, refund application is actually filed on 3/8/21, that is beyond 2 years from the relevant date. Hence, application is time barred. क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इत्मीनान से पढ़ते जाइए. शहनवाज आउट ऑफ ट्रैक हो, आप वापस से देखिए क्वेश्चन क्या चल रहा है. क्या बात, पूरी बैच शांत पड़ गई, एक के पास भी आंसर नहीं है. ओके, टेक योर टाइम, आई एम वेटिंग. ना अभी तक तो किसी का आंसर नहीं आया. देयर इज एन अमेंडमेंट दैट डेज आर एक्सक्लूडेड टाइम फ्रॉम ओरिजिनल रिफंड एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी. तो फाइनली स्वाति जी, आपका आंसर क्या है? प्रॉपर ऑफिसर ने जो किया वो सही है कि गलत है? मेजोरिटी साइलेंट है, स्वाति अकेली खेले जा रही है, एंड शहनवाज तो हमेशा ओके. हार्दिक बोल रहे हैं पीओ कैन नॉट डू, रीजन इज सेम एज स्वाति. तो स्वाति प्लस में एक जन आ गए हैं. एंड आंसर इज जो बात थी वही है कि इस साल एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है. यहाँ से आप पढ़िए इसके 4th नंबर पैराग्राफ को. अ प्रोवाइजो हैज़ बीन इंसर्टेड टू द सिड सब रूल टू प्रोवाइड दैट द टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिफंड क्लेम टिल द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डेफिशिएंसीज इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म by the proper officer shall be excluded from the period of 2 years as specified under section 54(1) in respect of any such fresh refund claim filed by the applicant after rectification of the deficiencies. जीरो से बताऊं तो किसी बंदे को यदि रिफंड क्लेम करना है तो ही मस्ट क्लेम विद इन 2 years फ्रॉम द रेलिवेंट डेट. आप यदि एक्सपोर्ट के लिए रिफंड क्लेम करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट के लिए रेलिवेंट डेट होती है जब आपका शिप डिपार्ट करता है. इन द गिवन केस शिप डिपार्टेड ऑन 7/7/19, तो आपका रिफंड एप्लीकेशन लग सकता है टिल 6/7/21. यहाँ तक आपका रिफंड एप्लीकेशन लग सकता था. आपने अप्लाई भी कर दिया था 2/7/21, दैट इज़ वेल विद इन टाइम. 6 तारीख तक अप्लाई करना था, आपने 2 तारीख तक अप्लाई कर दिया था. बट वॉट रॉन्ग हैपेंड कि आपके एप्लीकेशन में कुछ डिफेक्ट थे. डिपार्टमेंट ने वो आपको डिफेक्ट इंटीमेट किए 1/8/21 को, यानी डिपार्टमेंट ने भी पूरा 1 महीने के करीब में ले लिया आपको डिफेक्ट इंटीमेट करने में. जैसे डिपार्टमेंट ने इंटीमेट किया, आपने विद इन 2 days अपना फ्रेश एप्लीकेशन भेज दिया. तो लॉ ये बोल रहा है कि डिपार्टमेंट ने जो ये टाइम ली ना 2/7/21 से 1/8/21,
ये 2 years से काउंटिंग में नहीं आएगा। अकॉर्डिंगली आपका रिफंड एप्लीकेशन टाइम बार्ड नहीं है, यू आर वेल विद इन टाइम, इसलिए ये रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो सकता है ऑन द ग्राउंड टाइम बार्ड। मेरा प्रश्न ये है कि यदि इस केस में हम 3821 की जगह 9821 को अप्लाई करते तो आपके आंसर में क्या परिवर्तन आता? What could have been changed if the fresh application or the defect been rectified on 9821? डिफेक्ट 3821 को रेक्टिफाई ना होते 9821 को रेक्टिफाई हो जाती तो क्या चेंज आ जाता? डिफेक्ट रेक्टिफाई करने के लिए 15 दिन के टाइम देते हैं स्वाति जी, ध्यान रखिएगा आप। डिफेक्ट रेक्टिफाई करने के लिए 15 दिन की टाइम देते हैं लोग। हमारे यहाँ अक्षय कुमार भी है, या हैप्पी टू सी अक्षय कुमार इन आवर पोर्टल। हमारे यहाँ अमी भी है, हमारे यहाँ आरती दुबे भी है, हमारे यहाँ अवनी भी है, हमारे यहाँ चांदनी भी है, परंतु फादुनी मैडम, चांदनी मैडम, अक्षय जी, गुंजन जी, ये लोग कोई आंसर नहीं कर रहे हैं। क्या मैं ऐसा समझूं कि इन्हें ये सब प्रश्न का उत्तर नहीं आता था? यदि ये है तो ये तो ध्यान रखना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बैंक है भाई, ये तो एग्जाम में छपेगा इसमें से। जीवराज, कीर्ति, कोमल, इनमें से किसी ने उत्तर नहीं दिया सर। प्रियल, पुरीबेन, प्रजापति, इनमें से किसी ने आंसर नहीं दिया। शिवम तो बीच बीच में आया था, लेकिन श्रुति, ये सब ने आंसर्स नहीं दिया। क्या मैं ये समझूं कि आप लोग को इसके आंसर्स आते नहीं थे? ओके, ऐसा तो मुझे नहीं समझना चाहिए। नहीं आते तो होंगे, लेकिन किसी कारण से आपने नहीं दिया होगा। चलो फाइन, तो आंसर इज अरे किसी ने मेरे को इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। यदि डिफेक्ट उसने 3821 को रेक्टिफाई नहीं करके 9821 को रेक्टिफाई किया होता तो क्या प्रोविजन हो जाता? व्हाट कुड हैव बीन चेंज? अंशुल बोल रहे हैं कि फिर ये टाइम बार्ड हो जाता है। ओ अंशुल तो बहुत स्पेसिफिक, अनिकेत तो बहुत स्पेसिफिक है, बोल रहे 4 अगस्त तक ये टाइम बार्ड नहीं है, 4 अगस्त के बाद से टाइम बार्ड है। ओ शाहनवाज बोल रहा है नो चेंज। ओके, लेट्स मैच योर आंसर। कि लॉ ने जो नोटिफिकेशन लाया है ना, वो नोटिफिकेशन लाया है कि जिस दिन डिपार्टमेंट को आपने अप्लाई किया और जिस दिन डिपार्टमेंट ने आपको अपने डिफेक्ट रेक्टिफाई करने के लिए कम्युनिकेशन दिया, वो टाइम लिमिट काउंटिंग में नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 2721 को अप्लाई किया, डिपार्टमेंट ने 1821 को उसको आपको कम्युनिकेट किया, ये टाइम लिमिट काउंटिंग में नहीं आएगी। तो उसके अलावा सारी टाइम लिमिट काउंटिंग में आएगी। 7719 को आपने अप्लाई किया, 2721 को 7791 को आपका एक्सपोर्ट हुआ था और 2721 को आपने अप्लाई किया। आप अप्लाई करने से कितने दिन पहले हो भैया? हम अप्लाई करने से अभी 4 दिन पहले हैं, तो बस 4 दिन ही आप लेट कर सकते हो। तो डिपार्टमेंट ने आपको 1/8/21 को कम्युनिकेट किया है, तो मेरे हिसाब से 5 तारीख तक आप इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर दो। 5 तारीख के बाद यदि आपने रेक्टिफाई किया तो अकाउंटिंग में टाइम लिमिट नहीं आएगा। फिर भी मैं दिल से शहनवाज के साथ हूँ जिसने बोला कि आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। शाहनवाज, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, मैं भी वैसे ही फील रखता हूँ, क्योंकि बंदे ने डिफेक्ट टाइमली रेक्टिफाई कर दिया 1 दिन, और दूसरा बंदे ने टाइमली अप्लाई कर दिया, बात ओवर। बात किस बात की काउंटिंग में आएगी? लेकिन लॉ ने जो नोटिफिकेशन लाया है उसके अनुसार आपकी और मेरी फीलिंग रॉन्ग है। लॉ के नोटिफिकेशन के अनुसार इस प्रश्न का आंसर है कि ये टाइम बार्ड हो जाएगा।
क्योंकि कौन सी टाइम लिमिट एक्सक्लूड करने के लिए बोला गया, ये ध्यान दीजिए। एक्सक्लूड करने के लिए टाइम लिमिट बोला गया 2721 से 1821। यदि ये टाइम लिमिट एक्सक्लूड कर दूँ तो 5 तारीख तक आपको अपना डिफेक्ट रेक्टिफाई करके भर देना था। 5 तारीख के बाद आपने 9 तारीख को किया तो इट इज टाइम बार्ड। आई होप सबको क्लियर। ओ बाबा शाहनवाज बोल रहे नीड टू अमेंड इन फ्यूचर होप। भाई अपने से एग्जाम की होप करे, हाँ वही अच्छा अपने लिए। ओके, कैन द रिफंड एप्लीकेशन बी विड्रॉन? कितना सिंपल क्वेश्चन। इसका आंसर मुझे लगता है सब देंगे, जो अभी तक नहीं दे रहे तो वो भी देंगे। कैन द रिफंड एप्लीकेशन बी विड्रॉन? अमेंडमेंट के नोट चल रहे भैया, फटाफट उत्तर दे दो। अच्छा यस नो में तो दे दो कम से कम, आगे नहीं सोच रहे हो कोई बात नहीं, यस नो में दे दो। जो अभी तक जवाब नहीं दिए उन्होंने भी मेरी रिक्वेस्ट पे यस नो बोल दिया। और कुछ लोग तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा यस इसके पहले कि आपका प्रोविजनल रिफंड आ जाए या फाइनल रिफंड आ जाए, या डिपार्टमेंट कोई उस रिफंड एप्लीकेशन पे अपना शो कॉज नोटिस एक्सेट्रा दे दे। अरे वाह 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 वाह। और ये क्या मिस्टेक की कौन बात कर रहा था यहाँ पे? ओके ओके, अंशुल तुम्हारा आंसर तो यस के बाद वाला मुझे जचा नहीं। आई एम लिटरली बॉदर्ड अबाउट कि आप यस के बाद और नो के बाद क्या लिखते हो। आप भी इस बात के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। यस और नो तक तो मेरे को लगता है सारे स्टूडेंट्स जो भी अच्छे से जेन्युइनली प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, यस के बाद तो यस तक तो सभी सही लिखते हैं, यस या नो तक। उसके बाद ही स्टूडेंट्स की क्वालिटी में चेंज आ जाता है और वहीं पे इंस्टीट्यूट मार्क करता है। तो अंशुल आपका ये जो आंसर था ना, इवन इफ टैक्स पेयर हैज़ मेड मिस्टेक इन एप्लीकेशन, ये मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, तो आप आगे से अब जितनी टाइम बची जिस पेपर में भी यस और नो के बाद क्या लिखेंगे, इसलिए आप 30 सेकेंड्स अपने आप को फ्रेम करिए। एंड आंसर इज, इस साल से रिफंड एप्लीकेशन विड्रॉवल के भी प्रोविजंस आ गए हैं। रूल में थोड़ा सा परिवर्तन लाया गया, बोला गया अर्लियर द टैक्स पेयर हैड नो ऑप्शन टू विड्रॉ देयर रिफंड एप्लीकेशन। पहली बात आती है कि रिफंड एप्लीकेशन कोई करेगा तो विड्रॉ क्यों करेगा? विड्रॉ इसलिए करेगा ना क्योंकि मैंने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया, हाँ, और जैसे मैं रिफंड के लिए अप्लाई करता हूँ मेरा अकाउंट डेबिट हो जाता है। सपोज मैं आईटीसी रिफंड के लिए अप्लाई किया हूँ, तो आईटीसी रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया और मेरा इधर अकाउंट डेबिट हो गया, यानी मेरा आईटीसी घट गया। डिपार्टमेंट रिफंड दे नहीं रहा है, झुला रहा है साल भर से। डिपार्टमेंट रिफंड दे नहीं रहा है, साल भर से झुला रहा है, और मैं बोल रहा हूँ यार ये तो घर के रहे ना घाट के रहे। अब तो आईटीसी यूज भी नहीं कर सकते, उधर रिफंड आ ही नहीं रहा है। तो कम से कम आईटीसी तो यूज करने दो भैया, नहीं चाहिए तुम्हारा रिफंड। तो लॉ ने समझा कि हमारी ये प्रॉब्लम चल रही है, तो एक पोर्टल में रिलैक्सेशन कर ही देते हैं कि कोई बंदा यदि रिफंड के लिए अप्लाई करता है तो वो रिफंड के एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकता है। कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। बस डिपार्टमेंट ने उस रिफंड एप्लीकेशन पे एक्शन ले लिया, यानी आपको प्रोविजनल रिफंड दे दिया, या आपको फाइनल रिफंड सैंक्शन कर दिया, या पेमेंट ऑर्डर रिलीज कर दिया, या रिफंड विथहोल्ड ऑर्डर इशू कर दिया, या इंस्टेंस में सो कॉज नोटिस दे दिया। इस तरह के डिपार्टमेंट के एक्शंस आ गए तो आपका रिफंड एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं हो सकता। और यदि डिपार्टमेंट अभी तक कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है तो भले ही साल भर भी बीत जाए, कोई इशू नहीं है। आप रिफंड एप्लीकेशन के लिए आप रिफंड को विड्रॉवल कर सकते हो, रिफंड एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए आपका रिफंड विड्रॉवल एप्लीकेशन एक फॉर्म दिया हुआ है, और उस रिफंड एप्लीकेशन विड्रॉवल को फॉर्म को आप भर दीजिए, आपका विड्रॉवल एप्लीकेशन लग जाएगा। रिफंड विड्रॉवल एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दिया, हाथों हाथ आपकी आईटीसी फिर से रिस्टोर हो जाएगी, फिर आप उस आईटीसी को यूज कर लो। तो दैट वाज द रैशनैलिटी बिहाइंड दिस प्रोविजंस। आई होप ऑल क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके, ये लाइन आपको ध्यान देनी चाहिए। एप्लीकेशन में बी विड्रॉन एट एनी टाइम बिफोर इशुएंस ऑफ प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर
final refund sanction order, payment order, refund withhold order, show cause notice in respect of any refund application filed, withdraw the said application for refund by filing an application in the prescribed form. तो सब मिलाकर ये सेकेंड पर आप लिए बहुत काम कर रहा है. H filed a claim for refund of rupees 120 lakh on 9/9/21. PO, after considering refund application, found refund due to him, and instead of making payment order, adjusted the amount due to him against his outstanding tax without passing any further order. H is aggrieved by this adjustment, and he is of the view, H is of the view that adjustment order must have been passed by PO. आपको बताना है कि PO का एक्शन वैलिड है कि इनवैलिड है. आराम से क्वेश्चन दोबारा पढ़िए और आंसर दीजिए. मुझे लगता है मैंने एक छोटा सा टेस्ट ही ले लिया. मुझे लगता है मैंने एक छोटा सा टेस्ट ही ले लिया. अमेंडमेंट आप लोग ने किया ही होगा. अमेंडमेंट सेशन ये था भी नहीं, ये सेशन था फाइनल के तैयारी के पहले एक छोटा सा ब्रशअप. तो अमेंडमेंट कराना भी ज़रूरी है क्योंकि अमेंडमेंट कोई बच्चा छोड़े ना. और अमेंडमेंट कराने की जगह मैंने उसके ऊपर क्वेश्चन बैंक ला दिया, और क्वेश्चन बैंक लाने से आपका अमेंडमेंट भी रिवाइज हो गया और आप क्वेश्चन हैंडल कैसे करते हो ये भी क्लियर हो गया. अच्छी बात यह है कि आजकल बच्चे नो यस नहीं लिख रहे हैं, वेरी वैलिड इनवैलिड नहीं लिख रहे हैं. आजकल बच्चे देखो पूरा आंसर लिख रहे हैं. इफ़ पार्शली एडजस्टेड रिफंड सिट्स इशूड. चलो कुछ ना कुछ अटैम्प्ट चल रहा है. एक्शन टेकन बाय PO इज करेक्ट. नो नीड टू पास एडजस्टमेंट ऑर्डर. गुंजन जोशी, नाइस. Yes, adjustment can be made without order. Very good. No, such order needed to be passed. Answer. Okay. Yes, adjustment order must be passed. And answer is स्वाति जी, आप अमेंडमेंट तो काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हो. अंशुल जी, आपने अमेंडमेंट काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, लेकिन ये अमेंडमेंट आपका छूट गया. प्रोविज़न ये है कि अब से आपके रिफंड एप्लीकेशन का, यदि आपका रिफंड बनता है और आपका कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स भी है तो उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा विदाउट गिविंग यू एनी एडजस्टमेंट ऑर्डर. किस बात का एडजस्टमेंट ऑर्डर दूं भैया? तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारा पैसा बाकी है, पोर्टल पे नज़र आ रहा है, और तुम्हारा रिफंड क्लेम हमने उससे एडजस्ट कर दिया, खत्म. तुम्हारा एप्लीकेशन क्या हो गया, फिनिश. तो अब आपको कोई एडजस्टमेंट ऑर्डर पास करने की दरकार नहीं है, आप अमाउंट एडजस्ट कर लीजिए. ये इस साल का एक क्लैरिफिकेशन आया है, तो दैट इज़ वाइटल. आपके इंस्टीट्यूट में जो रिसेंट चेंजेस बोल के दिए हुए हैं उसमें एक प्रोविज़न दिया हुआ है, काइंडली उसको आप प्यार से पढ़िए, ठीक है. और नहीं तो बस इतना से दिया हुआ है, या क्या प्यार से पढ़िए, हो गया ना, खत्म बात. What is GST ITC 04 and who need to file it and when it needed to be filed? आपको पता है कब भरना है हमें GST ITC 04? आपको बताना है कब हमें भरना है GST ITC 04. स्वाति ने ये तो बता दिया व्हेन जॉब वर्क इज डन बाय सप्लायर देन फाइल ITC 04, लेकिन आपको ये बताना है मैडम कि कैसे भरना है, मंथली, क्वार्टरली, या जब जब जॉब वर्क हो जाए. हार्दिक ने आंसर दिया क्वार्टरली. हार्दिक, मुझे हार्दिक दुख है कि आपका आंसर रॉन्ग है. आप अमेंडेड नहीं हो सर. एनीवन एल्स? लेकिन मुझे हार्दिक खुशी है कि आपने आंसर दिया.
अरे ये कौन आया जो इतना बड़ा लिख के गया है? इफ मोर देन 5 करोड़ हाफ ईयरली 25 अक्टूबर। ओके, वो आप पूरा जानते हो हार्दिक, लेकिन आपने थोड़ा सा अमेंडमेंट अपने आप को अपडेट नहीं किया, इसलिए आपका ये आंसर रॉन्ग हो गया। आप देखो, आपको ITC 04 पूरा नॉलेज है, लेकिन आप थोड़े से अपडेटेड नहीं रहे। मोर देन 5 करोड़ होने पे वंस इन 6 मंथ और लेस देन 5 करोड़ होने पे एनुअली आंसर। ओके, लेट्स मैच योर आंसर, लेट्स मैच योर आंसर। काफ़ी आंसर्स आए, मतलब मोटा मोटी बहुत ही पॉपुलर अमेंडमेंट हो गया है। Check it, Hardik. Frequency of filing GST ITC 04 revised from quarterly to annual and half yearly. Form GST ITC 04 serves as an intimation that is furnished by a registered manufacturer, that is principal, giving the details of goods, capital goods dispatched or received from job worker. Earlier, as per Rule 45(3) of the CGST rule, from GST ITC, Form GST ITC 04 was furnished on a quarterly basis. Said form was to be furnished for said period on or before 25th day of the month succeeding the said quarter or within such further period as may be extended by the commissioner by a notification in this behalf. अब 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 ये चार्ट दे लो आप। यदि आपका टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है तो ऑन हाफ ईयरली बेसिस आप फॉर अप्रैल सितंबर ड्यू डेट विल बी 25। इसको छोड़ के ये पढ़ते हैं। In respect of principal whose aggregate turnover during the immediate preceding financial year with effect from 1/10/21 has been amended. Now GST is required to be furnished by the principal on the annual okay. Less than 5 crore on half yearly basis, for more than 5 crore annual basis 21 due to fall 25th April. आई होप ये अमेंडमेंट आपके काम का था। और अगले प्रश्न में हम लोग आ गए। एक्स इम्पोर्टेड सर्टेन गुड्स ऑफ FOB 4 लाख अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन ऑन 8/8/21, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, IGST 18%, फाइन GST पेबल। इस HM को बोलना बहुत अच्छा आता है, पूरा हनी की तरह बोलता है। वो अनिकेत गौंड ने आंसर भी निकाल के दे दिया इतनी जल्दी, बहुत तेज कैलकुलेटर चलाते हो भाई साहब। तो एक्स इम्पोर्टेड सर्टेन गुड्स ऑफ FOB 4 लाख अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन एज ऑन 8/8/21, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है, IGST 18% है, फाइन GST पेबल। and answer is पूर्वी बेन प्रजापति ने आंसर दिया है समथिंग 61,77,600 IGST। परंतु भाई ये तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है कि एडवांस ऑथराइजेशन के थ्रू यदि आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो आपके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी तो नहीं लगती, साथ ही साथ IGST भी नहीं लगती। ये प्रोविज़न पहले से ही था, इसको इस साल एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब पहले भी एग्जाम था और आज भी एग्जाम्शंस कंटिन्यू है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का एक छोटा सा अमेंडमेंट मैंने किया और कुछ बच्चे उसके झांसे में फंस गए। एडवांस ऑथराइजेशन के थ्रू यदि कोई बंदा इंपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर BCD भी एग्जाम्प्ट है, SWS भी 0 है और IGST भी नहीं लगेगा।
has now been extended up to 31st/3/22. But clear? What are the principles of restrictions and prohibition for import and export? ये भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का एक छोटा सा अमेंडमेंट है, एक बार आप देख लो, आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो। मैं क्वेश्चन रिपीट करूँ, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशन फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट? ये काफ़ी सारे पॉइंट्स है, ये एक बार आपको देख लेना चाहिए। मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट बहुत आसान है। जैसे मैं एक बार फटाक से आपको शॉर्ट में बताऊँ, DGFT may through a notification imposes prohibition or restrictions on export of foodstuff or other essential product for preventing or relieving critical shortages। तो जब हमें बहुत ही ज़ोर की शॉर्टेजेस नज़र आएगी तो DGFT किसी भी गुड्स को प्रोहिबिट या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। On import and export necessary for the application of standard or regulation for the classification, grading etc. ये पॉइंट पहले भी था, इसे कंटिन्यू किया गया है कि क्लासिफिकेशन, ग्रेडिंग, मार्केटिंग, कॉमोडिटी से प्रॉपरली हो, स्टैंडर्डाइज हो। इसलिए किसी प्रोडक्ट पे यदि ग्रेडिंग या उसके क्लैरिफिकेशंस, क्लासिफिकेशन प्रॉपरली नहीं दिए हुए हो तो गवर्नमेंट उसको प्रोहिबिट कर सकता है कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। और ऐसे ही कुछ और प्रोविजंस डाले गए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन एनिमल्स, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक मॉरल्स, फॉर ऑन इम्पोर्ट टू प्रमोट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इंश्योर अ लेवल ऑफ रिजर्व्स। इस तरीके से बहुत सारे रीज़न है जिसके कारण गवर्नमेंट किसी भी गुड्स को प्रोहिबिट या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ये इसमें डाला हुआ है, आपके इंस्टीट्यूट के अमेंडमेंट सीट में भी डाला हुआ है, आप इसे ज़रूर से पढ़ लेना। क्योंकि FTP से क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट ही आते हैं, तो ये एक अमेंडमेंट है तो पूछ सकता है भैया। वैसे भी क्वेश्चन वाइटल बनता ही है, पहले भी पूछा हुआ है। तो इस तरीके से एक बार आपने 1.5 आवर से थोड़ा कम समय लिया और आपका एक बार अमेंडमेंट फिर से ब्रश अप हो गया।